साल था 1872। यह वह समय था जब समुद्री यात्रा अपने चरम पर थी और अटलांटिक महासागर में कई जहाजों का आना जाना लगा रहता था। दे ग्राटिया, एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज, अटलांटिक महासागर के पार जा रहा था। यह जहाज अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। कैप्टन डेविड मोरहाउस पतवार पर थे। वह एक अनुभवी नाविक थे जिनके पास समुद्र की गहरी समझ थी। वो जेनोआ, इटली जा रहे थे। यह एक लंबी यात्रा थी, लेकिन मोरहाउस और उनकी टीम इसके लिए तैयार थे। सफर लंबा था, लेकिन समुद्र शांत था। मौसम साफ था और जहाज बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ रहा था। 5 दिसंबर को कुछ अजीब हुआ। समुद्र की शांति में एक विचित्रता आ गई। मोरहाउस ने दूर एक जहाज देखा। वह जहाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ असामान्य था। वो बेतरतीब ढंग से बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहा था। मोरहाउस ने अपनी दूरबीन उठाई। वह जानना चाहते थे कि यह जहाज कौन सा है और उस पर क्या हो रहा है। वो पास से देखना चाहते थे। जहाज एक ब्रिगेंटाइन था। उसके 2 मस्तूल थे। यह एक सुंदर लेकिन रहस्यमय दृश्य था। पाल आंशिक रूप से खुले थे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पालों की स्थिति असामान्य थी, जैसे किसी ने उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। जहाज पानी के बहाव के साथ नहीं बह रहा था। यह एक अजीब संकेत था जो किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से खाली था। कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था और जहाज पर एक अजीब सन्नाटा था। मोरहाउस ने दे ग्राटिया को करीब ले जाया। वह जानना चाहते थे कि इस जहाज पर क्या हुआ था। अब वो जहाज के पिछले हिस्से पर नाम पढ़ सकते थे। ये नाम उन्हें चौंका देने वाला था। ये मैरी सेलेस्टे थी। मोरहाउस हैरान थे। ये वही जहाज था जिसे वह अच्छी तरह से जानते थे। वो मैरी सेलेस्टे को जानते थे। ये जहाज पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका था। वो उसके कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स को जानते थे। दोनों कप्तान अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। मैरी सेलेस्टे के जेनोआ के लिए रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में एक साथ खाना खाया था। यह एक यादगार शाम थी। मोरहाउस ने जहाज पर जाने का आदेश दिया। वह जानना चाहते थे कि उनके दोस्त और उनके दल के साथ क्या हुआ था। वो जानना चाहते थे कि मैरी सेलेस्टे के साथ क्या हुआ था। यह एक बड़ा रहस्य था जिसे सुलझाना जरूरी था। वो क्यों सुनसान थी? उसका दल कहाँ था? यह सवाल उनके मन में गूंज रहे थे। मोरहाउस को क्या पता था, वो अब तक के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक में कदम रखने वाले थे। यह एक ऐसा रहस्य था जो आज भी अनसुलझा है। मैरी सेलेस्टे का इतिहास परेशान करने वाला रहा था। यह जहाज अपने अस्तित्व के शुरुआती दिनों से ही मुसीबतों का सामना करता रहा है। मैरी सेलेस्टे कहलाने से पहले इसे अमेजेनन के नाम से जाना जाता था। यह नाम इसे अपने पहले मालिकों द्वारा दिया गया था, जो इसे एक शक्तिशाली और भरोसेमंद जहाज मानते थे। इसे 1861 में नोवा स्कोटिया में बनाया गया था। उस समय यह जहाज निर्माण की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। इसके पहले कप्तान की समुद्र में मौत हो गई थी। यह घटना जहाज के लिए एक अशुभ शुरुआत थी। फिर अमेजन को बेच दिया गया और इसका नाम बदलकर मैरी सेलेस्टे रख दिया गया। नए नाम के साथ उम्मीद थी कि जहाज की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उसकी बदकिस्मती जारी रही। हर बार जब यह समुद्र में उतरा तो इसे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो कई बार फंस गई, कभी बर्फ में तो कभी चट्टानों पर। एक टक्कर में उसे नुकसान हुआ, उसका माल जल गया। इन घटनाओं ने जहाज की प्रतिष्ठा को और भी खराब कर दिया। कुछ नाविकों का मानना था कि मैरी सेलेस्टे शापित थी। वे इसे एक अशुभ जहाज मानते थे जो हमेशा मुसीबतों को आकर्षित करता था। 1872 में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स ने मैरी सेलेस्टे की कमान संभाली। उन्होंने इस जहाज को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। ब्रिग्स एक अनुभवी नाविक थे। उन्होंने कई वर्षों तक समुद्र में यात्रा की थी और उन्हें अपने कौशल पर पूरा भरोसा था। वो समुद्री कप्तानों के एक लंबे खानदान से आते थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों से समुद्र में यात्रा करने वाले लोग थे। वो एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे। उनके विश्वास ने उन्हें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। वो अपनी ईमानदारी और अच्छे फैसले के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में जहाज के दल को उन पर पूरा भरोसा था। ब्रिग्स मैरी सेलेस्टे के श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस जहाज की किस्मत बदल कर रहेंगे। वो 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से रवाना हुए। यह यात्रा उनके लिए और जहाज के लिए एक नई शुरुआत थी। उनकी पत्नी सारा और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया उनके साथ थीं। यह उनके लिए एक पारिवारिक यात्रा भी थी। उनके साथ 7 अनुभवी लोगों का दल भी था। ये सभी नाविक अपने काम में माहिर थे और उन्होंने कई समुद्री यात्राएं की थीं। उनका गंतव्य जेनोआ, इटली था। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी, लेकिन ब्रिग्स और उनके दल को पूरा विश्वास था कि वे इसे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। वे 1701 बैरल व्यावसायिक अल्कोहल का माल ले जा रहे थे।
यह माल जेनुआ में बेचा जाना था और इससे उन्हें अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद थी। देई ग्राटिया के जहाज पर जाने वाले दल ने मैरी सेलेस्टे को एक भयानक स्थिति में पाया। जहाज टूटा हुआ नहीं था, वो समुद्र में चलने लायक था। पाल अभी भी आंशिक रूप से खुले थे, माल सही सलामत था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। चालक दल का निजी सामान जस का तस था। ऐसा लग रहा था जैसे चालक दल गायब हो गया हो। अव्यवस्था का एकमात्र संकेत कप्तान के केबिन में था। फर्श पानी से ढका था। कप्तान के कुछ नौवहन उपकरण गायब थे। जहाज की लॉगबुक एक मेज पर खुली हुई मिली। आखिरी प्रविष्टि 24 नवंबर 1872 की थी। ये देई ग्राटिया को जहाज मिलने के 10 दिन पहले की थी। प्रविष्टि में बस जहाज की स्थिति बताई गई थी। इसमें किसी भी परेशानी का कोई संकेत नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण सुराग लाइफ बोट का गायब होना था। वो चली गई थी। डेविड लाइफ बोट को पकड़ने वाली क्रेन अभी भी अपनी जगह पर थी। इससे पता चलता है कि लाइफ बोट को ठीक से उतारा गया था। चालक दल ने घबराहट में जहाज नहीं छोड़ा था, लेकिन वे शांत मौसम में एक पूरी तरह से समुद्र में चलने लायक जहाज को क्यों छोड़ेंगे? मैरी सेलेस्टे का रहस्य गहरा गया। जहाज पर जाने वाला दल देई ग्राटिया लौट आया। उन्होंने मोरहाउस को बताया कि उन्होंने क्या पाया। मोरहाउस हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। उन्होंने मैरी सेलेस्टे को जिब्राल्टर ले जाने का फैसला किया। यह सबसे नजदीकी बंदरगाह था। वो पुरस्कार का दावा करना चाहता था। उन्हें इस रहस्य के कुछ जवाब मिलने की भी उम्मीद थी। भाग 5, बगावत और हत्या के सिद्धांत। मैरी सेलेस्टे की खोज की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में बात कर रहा था। लोग भूतिया जहाज की कहानी से हैरान थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने सभी को चौंका दिया था। बिना किसी संघर्ष के कोई जहाज कैसे खाली मिल सकता है? यह सवाल सभी के मन में था। चालक दल कहां गया था? क्या वे किसी आपात स्थिति में भाग गए थे? कई सिद्धांत सामने रखे गए। कुछ ने सोचा कि यह एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है। कुछ लोगों ने सोचा कि चालक दल ने बगावत कर दी थी। वे आपस में लड़ सकते थे। उन्होंने कप्तान और उसके परिवार को मार डाला था। यह एक हिंसक संघर्ष हो सकता था। फिर वे लाइफ बोट में भाग गए थे। लेकिन क्या यह संभव था? दूसरों को समुद्री डकैती का संदेह था। क्या यह समुद्री डाकुओं का काम हो सकता था? उस इलाके में समुद्री डाकू काम करते थे। वे अक्सर जहाजों पर हमला करते थे। वे मैरी सेलेस्टे में सवार हो सकते थे। उन्होंने जहाज पर कब्जा कर लिया हो सकता था। वे जहाज पर सभी को मार सकते थे। यह एक भयानक दृश्य हो सकता था। वे जहाज को लूट सकते थे। लेकिन क्या वे वास्तव में ऐसा करेंगे? वे अपने जहाज को डुबो सकते थे। यह एक सामान्य समुद्री डाकू रणनीति थी। फिर वे मैरी सेलेस्टे पर सवार होकर चले गए थे। लेकिन क्या यह सच हो सकता था? लेकिन समुद्री डाकू माल को क्यों छोड़ देंगे? यह सवाल सभी को परेशान कर रहा था। और वे जहाज को इतनी अच्छी हालत में क्यों छोड़ेंगे? यह रहस्य और भी गहरा हो गया था। भाग 6, समुद्री राक्षस सिद्धांत। कुछ लोग और भी अजीबोगरीब स्पष्टीकरण लेकर आए। उन्होंने चालक दल के लापता होने के लिए समुद्री राक्षसों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि एक विशाल स्क्विड या क्रैकेन ने जहाज पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि राक्षस चालक दल को समुद्र की गहराई में खींच ले गया था। दूसरों ने एलियंस या भूतों की बात की। उन्होंने कहा कि चालक दल का अपहरण कर लिया गया था या उन्हें दूर भगा दिया गया था। ये सिद्धांत तथ्य से ज्यादा कल्पना थे। ये डर और अंधविश्वास से प्रेरित थे। उन्होंने मैरी सेलेस्टे पर मिले सबूतों की व्याख्या नहीं की। भाग 7, बीमा धोखाधड़ी। एक सिद्धांत जो बना रहा वो बीमा धोखाधड़ी का था। कुछ लोगों ने कैप्टन मोरहाउस पर कैप्टन ब्रिग्स के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी बात की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीमा का पैसा लेने के लिए मैरी सेलेस्टे को डुबो दिया था। हालांकि इस सिद्धांत में कई खामियां थीं। सबसे पहले मोरहाउस और ब्रिग्स दोस्त थे। उनके पास एक दूसरे के साथ विश्वासघात करने का कोई कारण नहीं था। दूसरा, मोरहाउस को जो पुरस्कार मिला वो जहाज और उसके माल के मूल्य से बहुत कम था। इतनी छोटी रकम के लिए अपनी प्रतिष्ठा और आजादी को खतरे में डालना उसके लिए मायने नहीं रखता था। भाग 8, युगों का रहस्य। कई जांच और पूछताछ के बावजूद मैरी सेलेस्टे के चालक दल के भाग्य का कोई निश्चित स्पष्टीकरण कभी नहीं मिला। सबूत अपूर्ण थे, सिद्धांत विरोधाभासी थे, रहस्य अनसुलझा ही रहा। मैरी सेलेस्टे समुद्री रहस्य का पर्याय बन गई। इसने अनगिनत किताबों, फिल्मों, गानों और कविताओं को प्रेरित किया। इसने दुनिया भर के लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। भाग 9,
कहानी जीवित है। मैरी सेलेस्टे को अंततः त्यागा हुआ घोषित कर दिया गया। इसे विभिन्न मालिकों को बेच दिया गया था। ये कुछ और वर्षों तक चलती रही, लेकिन इस पर और भी बदकिस्मती आई। ये फिर से फंस गई। एक और टक्कर में इसे नुकसान हुआ। अंत में 1885 में इसे जानबूझकर हैती के तट पर बर्बाद कर दिया गया था। ये एक बीमा घोटाले का हिस्सा था। मैरी सेलेस्टे का मलबा कभी नहीं मिला, लेकिन मैरी सेलेस्टे की कहानी जीवित है। ये समुद्र की शक्ति की याद दिलाता है। ये मानव जीवन की नाजुकता का प्रमाण है। ये दुनिया के बारे में हमारी समझ के लिए एक चुनौती है। मैरी सेलेस्टे एक भूतिया जहाज है जो हमेशा हमारी सामूहिक कल्पना को परेशान करेगा।